गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर से पहले मैंने आपको कार्बन से स्टार्ट किया था। हम बढ़ रहे हैं पूरे ही कार्बनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ को या रिएक्शनों को समझने की। एक बात बता दो बच्चों, सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चे 12th में हैं और अगर उन्होंने 11th में अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नहीं की है तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या की बात यह है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रिएक्शनों को वो रटने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा प्रयास करना मेरी नज़र में असफलता है, क्योंकि किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया को या ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है उसको समझना जितना आसान होता है उतना ही याद करना या रटना टिपिकल हो जाता है। और आप अगर कोशिश करेंगे रटने की बिना किसी उसकी मैकेनिज्म को जाने तो वहाँ पर आप एक रिएक्शन को याद करेंगे, 10 रिएक्शनें आगे की याद की तो पीछे की भूल जाओगे। तो जो सही तरीका होता है ना किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो उसकी जो नेसेसरी जो नीड्स होती है उनको जब तक आप पूरा नहीं करते हो तब तक ब्रेन आपका उसके साथ नहीं होगा। और जब आप याद करने की कोशिश करते हो तो मैं मानता हूँ कि ये ब्रेन के साथ अत्याचार होता है, क्योंकि ब्रेन की प्रवृत्ति होती है, आपके माइंड की प्रवृत्ति होती है समझना। और जब आप किसी चीज़ को समझ उत्पन्न कर लेते हैं और समझ में आना चालू हो जाता है तो दिमाग आपसे 10 गुना ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाता है। और जब उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है, दिमाग नहीं चाहता है, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है दिमाग के, और आप ज़बरदस्ती उस पर क्या कर रहे हो, एक प्रेशर मेंटेन करके एग्ज़ाम का थोपे जा रहे हो तो बच्चों माइंड जवाब दे देता है ना, और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा और सभी तरह की क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है ना। हमने कार्बन को पढ़ लिया है, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पढ़ लिए हैं, इसके अलावा हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं, फंक्शनल ग्रुप के अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें रेडिकल्स वगैरह सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं। हम उस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चालू करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले उसकी जो खुद की लैंग्वेज है उसको समझना ज़रूरी होता है। और उसी के लिए मैं बड़े छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, पॉइंट्स के रूप में आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। आज मैं जो आपके लिए लेसन लेके आया हूँ, टॉपिक लेके आया हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप किसी किताब को उठाते हैं तो वहाँ पर एक ही चीज़ को कई तरीके से आपको नज़र आएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, C3H8 है ना। जनरल समझने वाले समझ गए होंगे, जिन्होंने इसके पहले के सारे लेसन देख रखे हैं, लेक्चर देख रखे हैं, उनको पता है ये प्रोपेन है, ठीक है। आपको ये नज़र आ रही है, कहीं पर आपको इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिखाई देगा। कहीं पर आपको ऐसा नज़र आएगा, ये भी दिखाई देगा। कहीं पर आपको इस तरीके से नज़र आएगा, ये ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये इस तरीके से भी नज़र आने वाला है। है ना। और ज़्यादा अगर इसको देखें तो आपको कई तरीके से ये दिखाई देने वाला है। कहीं कहीं पर आपको ये भी नज़र आएगा। इस तरह की कई सारी आकृतियाँ आपको दिखाई देती है। जबकि मामला क्या है, केवल एक ही यौगिक की बात की जा रही, कंपाउंड की बात की जा रही, प्रोपेन की। तो फिर इसको इतनी तरीके से रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, अलग अलग तरीके से क्यों दर्शाया जाता है? तो बच्चों ये है स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूले होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हर रिप्रेजेंटेशन के पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है कि इसको ऐसा कब लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये इस प्रकार का जो आपका एक टाइप दे रखा है जिसमें केवल आपको एलिमेंट का पता चल रहा है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, केवल 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो केवल एलिमेंट का पता चल रहा है। तो जनरली आप जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी हद तक ठीक होता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है कितनी ऑक्सीजन होगी तो CO2 और H2O बनेगा। तो ये काफ़ी हद तक क्या होगा, क्वांटिटेटिव जो आपके एनालिसिस किया जाता है तब ज़्यादा कारगर होता है।
सेकंड, ये जो फॉर्मूला दर्शाया गया है इसमें इस हाइड्रोकार्बन की नेचर के बारे में पता चल जाता है कि सारी चीज़ें क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन रिलेटेड है, इतने हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से भी आप देखेंगे कि ये इस तरीके से भी आपको दिखाई देगा, ये तो यहाँ पर हर बॉन्ड की पता चलती है, ताकि जब आप रिएक्शन कराते हो तो किसी बॉन्ड को तोड़ना और अगर आपको हटाना है और वापस कोई नया बॉन्ड आता है तो वहाँ पर ये कारगर सिद्ध हो जाता है। इस तरह के फॉर्मूले जनरली आपको एरोमेटिक यौगिकों में या साइक्लिक यौगिकों में दिखाई देते हैं, जहाँ पर केवल लाइनें दिखाई देती है। तो वहाँ पर जो इसका यूज है कि वहाँ पर केवल आपको लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जा रहा है। इसका मतलब जो पार्ट वहाँ पर रिएक्शनों में शामिल होता है वहीं पर उसको क्या दर्शाया जाता है, उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाएगा और बाकी रेस्ट पार्ट को रहने दिया जाता है। तो थोड़ा ईजी हो जाता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना जरूरी हो जाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे हम तो कई सारे इफेक्ट होते हैं वहाँ पर, कई प्रकार के इफेक्ट आप पढ़ने वाले हो, मेजोमेरी इफेक्ट जिसको कि रेजोनेटिक इफेक्ट कहा जाता है। तो उस तरह के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो वहाँ पर जब तक आपको आउटर सेल की इलेक्ट्रॉन पता नहीं है तब तक आपको मूवमेंट समझ में आएगा नहीं, इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई ग्रुप किधर से आता है तो उसकी स्टीरियो पता होना जरूरी होता है कि इसकी सारे ही बॉन्ड ओरिजिनल जो चीज़ है कि ये आपको वन प्लेन यानी कि जो आपको 2 डायमेंशन में आप जो चीज़ें देखते हैं वो रियल में होती है 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन में यहाँ पर डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है। जब कोई एक कंपाउंड रिएक्ट करता है और उसके साथ कोई रिएजेंट आता है तो वो किस तरफ से आएगा, किस तरफ से उसका अटैक होगा, किस तरफ से क्लोज होगा, तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन प्रॉपर्टी ज़रूरी पता होना चाहिए। तो वहाँ पर 3D जो चीज़ें होती है, स्ट्रक्चरल डायग्राम होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। इसके अलावा आइसोमर जब पढ़े जाते हैं, स्टीरियो आइसोमर विशेष रूप से जो होते ही यही है कि किसी कंपाउंड में विभिन्न जो आपके एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी स्थितियां अलग अलग होने से उनके डिफरेंट कंपाउंड के जो फॉर्म प्राप्त होते हैं उनको समझने के लिए हमें 3D की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनको कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन कौन से तरीके होते हैं। ओके बच्चों, तो आप रेडी हो जाओ अपनी कॉपी पेन लेके, और अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चरल आपका जो फॉर्मूले होते हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूले। तो जनरली जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूला जो है वो कितने हैं, 5 तरीके का आपको दिखाई देंगे। पहला जो मैंने बताया कंप्लीट फॉर्मूला यानी कि विस्तारित सूत्र, है ना। सेकंड है कंडेंस फार्मूला, फिर है लाइन बॉन्ड फार्मूला, और फिर है डॉट लुईस, और उसके बाद 3D फार्मूला है। मैं एक एक चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूँ और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। बड़ी आसान सी चीज़ है, और आपको किसी भी कंपाउंड को किसी भी फॉर्मूला में लिखा गया हो तो आप उस कंपाउंड को अच्छी तरह से पहचान सकें, ठीक है। यही इसका एम है। कंप्लीट फॉर्मूले का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उन सारे ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके साथ उनके बॉन्ड को दर्शाया जाएगा। और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एक लाइन द्वारा, डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन होती है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइनों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा, एक तो आपको एलिमेंट प्लस बॉन्ड, ओके, इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एवरी एलिमेंट जितने भी बॉन्ड उनके अंदर प्रेजेंट है सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे C3H आपका हो गया 8, C3H8 यानी कि प्रोपेन है ये, और प्रोपेन के अंदर आपको पता है सेचुरेटेड होता है, ये एल्केन है तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इसको इस तरह से ओपन करेंगे, आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, ये 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, तो एक लाइन यहाँ पर लगा दी जाएगी जो कि एक सिंगल बॉन्ड को दर्शाएगा। उसके बाद अब हाइड्रोजन, तो इसके साथ 1 2 3 1 2 1 2 3, हर जगह पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 4। अब यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला यानी कि विस्तारित सूत्र, जिसमें हमने एलिमेंट को दर्शाया है और क्या शो किया है, बॉन्डिंग को भी शो की है कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। अदर एग्जाम्पल CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है,
ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कई तरीके के, लेकिन केवल इनकी आपकी एक सीधी सी चीज़ है कि 5 टाइप्स जो होते हैं इनको एक बार मैं समझा रहा हूँ 1 या 2 एग्जाम्पल के द्वारा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके फॉर्मूले में वो किस तरह से लिखा जाता है। अब इसको ओपन करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 सिंगल बॉन्ड द्वारा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं 1 2 और 3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर O है और ये H है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है सबकी, और ये आपका कंप्लीट जो दर्शाया गया ये है कंप्लीट फॉर्मूला। अब क्या होता है कंडेंस फॉर्मूला, क्या होता है कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चेन होती है उसके प्रत्येक सेंटर के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन को उसके साथ लिख दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, ग्रुप कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपके 3 कार्बन है और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है 3, तो इनको एक ग्रुप बना लिया जाएगा और इस तरह से लिख दिया जाएगा CH3। ओके, फिर आपकी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन है, फिर आपका सेंटर आ गया कार्बन सेकंड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इनको भी अटैच कर दिया जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट इसमें 3 हाइड्रोजन है ये, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट फार्मूला, और ये क्या हो गया इसका कंडेंस फार्मूला। जनरली आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और जब भी कोई रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पर आपको जनरली कौन सा मिलेगा, कंडेंस फार्मूले आपको प्राप्त होंगे, और कंडेंस फार्मूले पे ही आपकी रिएक्शन चलेगी। इसी तरह से नीचे वाले के साथ पहला आइटम कार्बन का सेंटर है तो इसको CH3 लिख दिया गया है, फिर उसके बाद C है और उसके साथ अटैच कौन है OOH, तो ये इसका क्या हो गया कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस में क्या होता है, केवल सेंटर जो होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चेन होती है उसके प्रत्येक सेंटर के साथ अटैच ग्रुप को एक साथ लिख दिया जाता है, तो ये कहलाएगा आपका संगनी सूत्र। ओके, नेक्स्ट है रेखिल सूत्र। ये जनरली साइक्लिक कंपाउंड में आपको नजर आएंगे, जितने भी साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो चाहे आपका एलिफेटिक कंपाउंड हो, तो साइक्लिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लाइन बॉन्ड फॉर्मूले का यूज किया जाता है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाएगा, कार्बन को डॉट द्वारा और हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच पता लग जाता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और अगर आप एक डॉट पर बॉन्डिंग को बता रहे हो कार्बन कार्बन के बीच की, तो बॉन्ड का पता है कार्बन के, तो उसके बाद आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, कार्बन को डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन स्पेशल ध्यान रखें, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, किंतु यदि हाइड्रोजन हेट्रो एटम के साथ है, हेट्रो एटम यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ है तो इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं इसी एग्जाम्पल को, यहाँ पर कार्बन कितना है 3, तो एक कार्बन आपका हो गया ये और सेकंड कार्बन इधर आ गया, तो ये आपका नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन और ये नंबर 3 कार्बन। 2 कार्बन के बाद जस्ट क्या कर लेते हैं अपन, उसको एंगल दे देते हैं, तो एंगल के द्वारा ये चलेगा क्योंकि आपकी 3D में ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग तरह की होती है, तो उन ज्यामिति के हिसाब से इसको क्या कर लिया जाता है, राउंड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन है। यहाँ कार्बन के साथ क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन की आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी की क्या है यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये CH3 हो गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड आ गए आपके कार्बन के साथ, तो कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो 2 हाइड्रोजन बच रहे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, तो ये इसका क्या हो गया, लाइन बॉन्ड फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट का लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, तो ये 1 और ये दूसरा हो गए 2 कार्बन। ओके, इसको आप चूंकि यहाँ पर आगे कार्बन नहीं था, आप इसको स्ट्रेट लिख दिया, ये 2 कार्बन हो गए। अब इस कार्बन के साथ तो देखें आप केवल हाइड्रोजन अटैच है तो दर्शाए नहीं जाएंगे, पर इस कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसको दर्शाया जाएगा और इसको भी दर्शाया जाएगा। जो मैंने कहा ना, ऑक्सीजन अगर है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और उनके साथ हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को लिखा जाएगा, पर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है केवल। तो ये हो गया आपका इसका लीनियर फॉर्मूला, क्लियर, जिसको एक रेखिल सूत्र कहा जाएगा। आगे समझ में आसान सा है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं, केवल मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, केवल जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो बता रहा हूँ कि किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट, डॉट लुईस फॉर्मूला। इन फॉर्मूले में क्या किया जाता है, आउटर सेल, आउटर सेल या यूं कह दे वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल के सभी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप देखें, अगर आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला है
और आपको पता है कि एक बॉन्ड जब होता है तो एक बॉन्ड के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर में कितने होंगे? एक पेयर होगा बॉन्डिंग पेयर, जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। अगर डबल बॉन्ड है तो एक के अंदर 2, तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे? 4। ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? डॉट के द्वारा या क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। या तो डॉट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे या क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर सभी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप देखें, जैसे कि आपके पास ये फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला देखें प्रोपेन का, तो यहाँ पर आपका कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, और यहाँ पर क्या थे? आपके हाइड्रोजन थे। तो जब आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला है तो उसको लुईस में कन्वर्ट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। आप जितने बॉन्ड हैं उनको हटाएंगे। एक बॉन्ड हटाया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पर 2। यहाँ से बॉन्ड हटाया तो कितने होंगे? यहाँ पर 2। यहाँ पर भी कितने होंगे? 2। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के बीच में? 2। हो गए इसके 8। इसी तरीके से आप सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो आपका ये लुईस फॉर्मूला हो जाएगा। कई जगह पर क्या होता है, प्रत्येक सेंटर को उसके सर्कल में भी शो किया जाता है। या तो आप ऐसा लिख लें, या कई बार क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से सर्कल बना लिया जाता है। हर सेंटर का अपना सर्कल होगा और जो बॉन्डिंग पेयर है वो सर्कल, 2 सर्कल के बीच में कॉमन हो जाता है। जैसे ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का हो गया तो ये दोनों के बीच में तो ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर हो गया इसका। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप सर्कल बना सकते हैं और छोड़ भी दें तो भी पता चल जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? लुईस फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर प्रत्येक एटम के आउटर सेल को, कार्बन का आउटर सेल नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन का आउटर सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बॉन्डिंग पेयर दिखाई दे रहा है, और जो सर्कल में नहीं है वो कहाँ रह जाएंगे? आपके बाहर, वो लोन पेयर होंगे। जैसे कि सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये आपका CH3 था, ये C डबल बॉन्ड O, और ये O और ये H है। अब इसका डॉट फॉर्मूला निकालना है तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर एक बॉन्ड को हटाया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। यहाँ से एक बॉन्ड को हटाया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इस तरह से आप सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाएं, और अगर डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगाएं? 4। जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कुल शेयर कितने का होगा? 4 का। तो कितने डॉट लग जाएंगे? 4 डॉट हो गया। फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 1 डॉट लग जाएगा। फिर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 डॉट और लग जाएगा। ओके, अब इस कार्बन को देखें। इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ मिलाकर 8 हो जाते हैं। इस हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, और इसका जो है पूरा यहाँ तक है। इस ऑक्सीजन का पेयर यहाँ तक है, इस ऑक्सीजन का पेयर यहाँ तक है। अब यहाँ देखें, बॉन्डिंग पेयर तो हमने बता दी है, पर ऑक्सीजन के आउटर सेल में 8 होने चाहिए, यहाँ पर कितने? 4। इसका मतलब 2 यहाँ पर पेयर लोन पेयर पड़े हुए हैं। अब आप देखें, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये दोनों के बीच में आ रहा बॉन्डिंग पेयर, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्डिंग पेयर है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग पेयर है। ये किसी के बीच में कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये बॉन्ड में शामिल नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या होंगे? आपके लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो पेयर, लोन पेयर और अनपेयर जो भी है उन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके होता है डॉट फॉर्मूला। जनरली कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कार्बन के साथ जुड़ते जाते हैं, तो वहाँ पर इतने डॉट फार्मूला का रिप्रेजेंट नहीं किया जाता उनको। जनरली उनको कंडेंस फार्मूला के द्वारा शो किया जाता है। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, वहाँ डॉट फार्मूला लगा दिया जाता है जब उसकी मैकेनिज्म बढ़ी जाती है और जब वहाँ पर इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, चार्ज आपके ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है समझने के लिए, तो वहाँ पर उनके इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा कि ये मेथिल अल्कोहल, तो इसका डॉट फार्मूला केवल इतना ही लिखा जाएगा, ये लोन पेयर को बता दिया, बाकी बॉन्ड को बता दिया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? कंडेंस है विथ लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन भी दर्शाए गए हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाए, जैसी आवश्यकता होती है, जिस पॉइंट पर हम पढ़ने वाले हैं उस जगह को अगर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बॉन्ड फिशन कर रहे हैं अपन यहीं से तो केवल बॉन्ड बता दिया जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आपका ये लुईस फॉर्मूला होगा। और 5वां प्रकार का जो आपका फॉर्मूला है 5 टाइप, वो है 3D फॉर्मूला। जनरली कंपाउंड के 3D में जितने भी जो सेंटर है उसके चारों ओर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे कार्बन सेंटर में उसके चारों ओर ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप का
त्रिविम के अंदर या 3 डायमेंशन में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को शो करना ही क्या होता है, आपका 3D फॉर्मूला होता है। और इसका कारण ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कई ऐसे होते हैं जिनकी 3D के अंदर उनके ग्रुप चेंज हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको, या किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर पूछी जाती है तो स्ट्रक्चर को शो करने के लिए क्या किया जाता है, 3D फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इसको मैं अलग से बताने वाला हूँ। क्लियर है? अब हम इन 4 फॉर्मूले के ऊपर कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो इसको उतार लो आप, ताकि ध्यान रह जाए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जो मैंने 4 टाइप बताया, 5 को मैं बाद में बताऊंगा, पूरे को समझाऊंगा। 4 टाइप जो बताया उनमें एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला जैसे C6H6 बेंजीन का है। सबसे पहले इसका जो है कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रत्येक कार्बन है 6 कार्बन हेक्सागोनल है, और प्रत्येक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है। ओके। और अब इनकी वैलेंसी 3 हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा, आपका अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। ये तो हो गया इसका कौन सा सूत्र, कंप्लीट सूत्र। अब इसका कंडेंस सूत्र चाहिए, तो कंडेंस सूत्र क्या हो जाएगा, इसका कंडेंस फॉर्मूला जो होगा, सेंटर के साथ जुड़ने वाले सभी को हम क्या करेंगे, एक साथ अटैच कर लेंगे। ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। अब लीनियर, कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे तो आपकी केवल बॉन्डिंग अगर दर्शाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा हेक्सागोनल शेप में। और सब जगह पर क्या है आपका, ये जनरली एरोमेटिक होता है, ये मूव करते हैं, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एरोमा रिंग बना लेते हैं यहाँ पर। ये इसका कौन सा हो गया, लाइन बॉन्ड फार्मूला हो गया। और लुईस सूत्र की बात करें तो मैंने कहा था, आप ये सूत्र आपके पास है फॉर्मूला, तो यहाँ से हर बॉन्ड को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड को हटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डॉट द्वारा, इस तरीके से हर सिंगल बॉन्ड को हटाया मैंने और क्या लगा दिया, और यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड। बच्चों यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है वो मूव में होता है, ठीक है, तो उसको रिंग के द्वारा शो कर दिया जाता है। और अब आप देखें तो सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये 8 हो चुके हैं ये इसके 8 हो चुके हैं कंप्लीट, और ये इसके 8 हो चुके हैं, ये इसके 8 हो चुके हैं। अब आप हाइड्रोजन को जोड़ लें तो ये हाइड्रोजन हो गया, इसमें कोई लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा आपको, तो ये इसका क्या हो गया, लुईस सूत्र हो गया। तो ये तो लुईस फार्मूला हो गया। ये इसके पहले वाला जो था वो कंप्लीट फार्मूला था, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, कंडेंस हो गया, और ये क्या हो गया, इसका लीनियर हो गया, रेखिल सूत्र हो गया। ओके। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ब्यूटेनॉल। यहाँ एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ब्यूटेनॉल में OH किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है, लेकिन जब आपको कंप्लीट एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो इस OH को या कोई भी ग्रुप इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर 1 पर रहेगा, या इस सिरे पर या उस सिरे पर लगा के मानेंगे हम। और अगर वह किसी दूसरे कार्बन पर है तो फिर वह इस रूप में नहीं दर्शाया जाएगा आपको। जैसे कि अब आप इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 हो गए 4। अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट 8 9 OH। ये तो हो गया इसका कंप्लीट फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूले की बात करें, CH3 CH2 सेंटर वाले को जोड़ लिया केवल, ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर है? मैंने कहा ना, अगर OH दर्शाया गया, अब इसमें से OH यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला दे रखा है तो आप OH को नंबर 1 पर मानेंगे, या तो इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे। अब आप इसका लाइन बॉन्ड फॉर्मूला देखें, रेखिल सूत्र, तो कुल कितने कार्बन है, सॉरी यहाँ पर 5 हो गया,
है ना, ज़्यादा हो गया है। ओके कंप्लीट। अब आप क्या करें, 4 कार्बन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हाइड्रोजन को दर्शाना नहीं है, इसको दर्शाना नहीं है। अब चौथे पर आपका क्या है, OH है, तो इसको क्या बताएंगे अपन, OH। समझ में आया। और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना है तो मैंने बताया ना, हर लाइन को हम हटा देंगे, यहाँ से हर बॉन्ड को हटाएंगे और उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं लगा नहीं रहा हूँ, पहले समझा दिया मैंने। यहाँ से बॉन्ड हटेंगे और क्या हो जाएंगे आपके, ये इसके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे। फिर आगे बढ़ते चलो, इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड थे सारी। ये आपका हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या लुईस फार्मूला। समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसके बाकी के जो 3 तरह, जैसे एक तरह का ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर कंडेंस लिखा है, ये कंडेंस फार्मूला है। अब आपको इसका क्या बनाना है, लाइन बॉन्ड बनाना है, ठीक है, कंप्लीट बनाना है और लुईस बनाना है। तो जो एक मैं लिख रहा हूँ उसको चेंज करना आपको। जैसे सेकंड मैंने लिखा है, इसको चेंज करना है। अदर फॉर्मूले 3 तरह के जिसमें, ठीक है ना। ओके अब आप इनको क्या करेंगे, चेंज करके देखें। इसको बड़ा आसान है। जैसे पहले वाले का अगर अपन फॉर्मूला बनाते हैं, नंबर 1 2 3 4, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का मैं लाइन बॉन्ड बनाता तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। पहले वाले कार्बन पर, थर्ड वाले कार्बन पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। और लास्ट वाले कार्बन जो 5वां है, 1 2 3 4, 5वें पर आपका क्या है, ये लाइन बॉन्ड फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है ना। इसका आपको अदर फॉर्मूला बनाना है तो देखें यहाँ पर, ये क्या है, कार्बन, तो ये हो गया C, फिर उसके बाद सेकंड कार्बन C, फिर उसके बाद ये कार्बन C, फिर उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ आपका डॉट आ रहा है वापस, तो ये कार्बन, और फिर इधर वापस ये आपका ये कार्बन हो गए। इसके साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड O और OH है, और बाकी के पास कुछ नहीं, तो बाकी क्या लग जाएगा आपका, हाइड्रोजन। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे साथ समझ में आ गया होगा आपको कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन 3 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ओके बच्चों, देखो 3 डायमेंशन में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है उसके साथ जुड़ने वाले सारे ग्रुप्स को क्या होता है, 3D के अंदर शो किया जाता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मेथेन CH4। ओके, अब इसके अंदर आपका 3 डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होगा। मैं इसको अभी समझाने वाला हूँ किस तरीके से है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब मैंने यहाँ पर 4 तरह की लाइनों का प्रयोग किया है। एक आपकी सिंपल लाइन जो होती है बॉन्ड की लाइन वो है, एक हार्ड डैश लाइन है, और एक आपकी क्या है, डॉट डॉट करके मल्टी डैश लाइन है। हो गई है। यहाँ पर आपकी एक हार्ड लाइन होगी, एक आपकी ये रेखांकित लाइन है जिसको कहा जाता है वो है, और आपकी 2 क्या है, सिंपल सी जो हार्ड लाइन होती है वो वाली लाइन है। ये आपका मेथेन का 3D प्रोजेक्शन है। अब इसमें होता क्या है, इसको समझें।
कि जब भी किसी का 3D पोजीशन अपने को शो करना होता है तो उसमें इसको मैं आपको 3D में बताऊं, जैसे कि मेथेन है, जैसे कि ये आपका मेथेन है, ये कार्बन है, बाकी के आपके क्या है, हाइड्रोजन है 4। क्लियर? इसमें से मैंने अलग कलर लिया है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये अलग कलर का हाइड्रोजन और ये अलग कलर में शो किया है बताने के लिए। जब आप इस मेथेन का 3D प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं तो अपन जिस एंगल से इसको सामने से ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये इस कार्बन की तरफ मेरी नज़र है। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप तो ये 3 डायमेंशन है, ये आपका एक एक्सिस हो गया, एक एक्स, ये वाई और ये जेड नज़र आ रहा है। इस लाइन के ऊपर ये एक एक्सिस, ये आपका कौन सा हो गया, वाई एक्सिस, और ये कौन सा हो गया, जेड एक्सिस हो गया 3D। एक एक्स, फिर वाई और फिर जेड। क्लियर? तो ये आपका एक प्लेन हो गया। इस प्लेन के ऊपर आपका क्या, जैसे प्लेन को समझाओ, ये आपका ये प्लेन है एक्स। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स के बाद ये आपका क्या हो गया, इधर से देखें वाई एक्सिस हो गया, और एक और देखें आप, अब ये चला गया नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? ये एक्स, ये तो आपका एक्स प्लेन हो गया। क्लियर? ये मैंने लगाया वाई, ये एक्स, ये वाई, और ये इधर क्या हो गया आपका जेड। 3 प्लेन हो गए। अब सिंगल प्लेन पर क्या है, तो मेरी तरफ ये आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ, तो मैंने मेरी तरफ रखा है इसको एक, फिर ये आपका एक प्लेन पर है, ये प्लेन से अबव है और ये प्लेन के बिलो है। तो जो आपका प्लेन पर होते हैं ये सिंगल प्लेन पर है, इस तरह से एक ही प्लेन पर आ रहे हैं दोनों, तो ये सिंगल प्लेन पर होने के कारण इसको मैंने सिंपल लाइन द्वारा शो किया हुआ, यानी कि ये एक ही प्लेन पर है। और जो जिधर से हम देख रहे हैं, है ना, उसकी तरफ से है, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मेरी तरफ है, ये वाला, तो जिसको अपन देख रहे हैं, तो उस हाइड्रोजन को मैंने कहाँ रखा है, जो प्लेन के अबव है, तो प्लेन के अबव है उसको मैंने हार्ड डैश द्वारा शो किया हुआ है। ठीक है ना, ये आपकी ओर आता हुआ चौड़ा हो रहा है ना, तो ये इधर से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हमारी नज़र है, तो जैसे नज़र पड़ेगी तो ये तो अपने सामने होगा, तो सामने वाले को तो हार्ड डैश द्वारा, और अब आपका एक इसके पीछे तल के नीचे आएगा जेड एक्सिस की ओर, तो ये तल के नीचे वाला, उसको मैंने इस तरह से डैश डैश लाइन द्वारा क्या हुआ, शो किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी 3 डायमेंशन को करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के सामने होता है उसको इस लाइन द्वारा, यानी कि ये किधर होगा, जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ, ठीक है, और ये प्लेन से अबव होगा, अबव प्लेन, ये बिलो प्लेन, और ये दोनों क्या है, ऑन प्लेन, ये तल पर होंगे। तो अब आप देखें, जैसे इसको मैंने बताया आपको, ये इस तरह से है, ये मेरी तरफ है, ये वाला, ये तल के नीचे है, और ये एक प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर आ रहा है। तो ये जो होगा ये आपका होगा 3D फॉर्मूला, जैसे मेथेन के लिए मैंने आपको बताया है ये, ठीक है ना। इसी तरह अगर एथेन की बात करें, जैसे कि ये आपका एथेन है, कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन सॉरी एक इसका ये है, ये 3 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको मैं देख रहा हूँ इधर, समझे इसको, ये प्लेन पर है, ये प्लेन पर है ना, या सॉरी, अब आप देखें, तो एथेन के इस फॉर्मूले को मैं शो करता हूँ इस तरीके से, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। वैसे आप कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिक पढ़ोगे तो ये घूमते हुए होते हैं इस तरह से, तो इनके अलग अलग एंगल होंगे, लेकिन अब इसमें किसको प्लेन के सामने माना जाए और किसको प्लेन के बिलो माना जाए, तो यहाँ पर ये है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो एरो जा रहा है, ये एरो, ये राइट साइड है, ये भी एरो जो जा रहा है, यानी कि ये बोर्ड जो जा रहा है वो किधर है, राइट साइड है, ये किधर साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि जो राइट साइड होते हैं उनको तो हम क्या मानते हैं, ऑब्जर्वर की तरफ, यानी कि इनको जो हाइड्रोजन को शो किया जाएगा, ये एच राइट साइड की ओर है, तो यहाँ पर इसको किससे दर्शाया जाएगा, हार्ड डैश द्वारा, ये। इसी तरीके से ये भी राइट साइड की तरफ है, तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, हार्ड जो आपका होता है उसके द्वारा, ये हार्ड डैश द्वारा,
ओके। और जो लेफ्ट साइड है वो आपके बिलो प्लेन होगा, तो इसको दर्शाएंगे हम और ये आपके ऑन द प्लेन होंगे। ये इसका क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गया CH3। तो यहाँ पर आपका क्या है हर जगह पर, सॉरी H, ये भी क्या है H, और यहाँ पर भी क्या है आपका H। तो जो राइट साइड होते हैं उनको ऑब्जर्व की तरफ माना जाएगा, और जो राइट साइड के वाला लेफ्ट साइड में होते हैं उनको बिलो प्लेन माना जाएगा। और ये आपका हो गया एथेन का। इस तरह से इनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो समझ में आया। जैसे मेथेन में बताया 4 का हाइड्रोजन है, 4 में से एक आप जिधर से देख रहे हो उसकी तरफ होगा तो उसको हार्ड डैश लाइन द्वारा दर्शाया जाएगा, फिर उसके बाद इनको डैश लाइन द्वारा दर्शाया जाएगा, और फिर इनको क्या दिया जाएगा, सिंपल लाइन द्वारा शो किया जाता है। तो इसका मतलब बताता है ये प्लेन पर है, इस तरीके से ये आपका प्लेन पर है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ है और ये ऑब्जेक्ट की नीचे की तरफ है। तो ये 3 डायमेंशन फॉर्मूला होगा। और जनरली इसका जो यूज है वो हम जैसे SN1 SN2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि विन्यास बदलता है, कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, तो उसको समझने में इसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा आपकी जितनी भी आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वहाँ पर इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसका एक फार्मूला और अपन कर सकते हैं, मैंने कहा ना ये रोटेट होता है इस तरीके से, मैंने अभी बताया था वो इस तरह से, अब ये घूम गया है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो जैसे इसका एक पोजीशन और बता देता हूँ मैं, ये है ये, तो ये आपका किधर है, राइट साइड, ये किधर है, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ये किधर है आपका, राइट साइड, ये किधर है, लेफ्ट साइड। तो मैंने कहा जो राइट साइड है उनको हार्ड लाइन द्वारा शो किया जाएगा, इधर ये हार्ड लाइन द्वारा हो जाएगा जो राइट साइड है उनको, और जो लेफ्ट साइड है उनको डैश लाइन द्वारा क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। और ये न तो लेफ्ट है न राइट है, ये प्लेन पर होंगे, तो इनको प्लेन पे माना जाएगा। ये आपके रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों सारे फॉर्मूले मैंने बताए, सभी प्रकार के फॉर्मूले किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। आप इस पर एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करने के बाद जनरली बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।